नमस्कार, मैं रितिका सिंह। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो पर। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। ये आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इससे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत है और ज़्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर आशीष अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनिस्ट, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली। डॉक्टर राजेश शर्मा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सरोज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, रोहिणी, न्यू दिल्ली। डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष, मेरा पहला सवाल आपसे है। इंडिया में हार्ट डिजीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या आप कॉमन हार्ट कंडीशंस और उनके मुख्य कारणों के बारे में बता सकते हैं? हमारा जो इंडियन जेनेटिक सबसेट है, जेनेटिक मेकअप है, उसके चलते हम इंडियन पॉपुलेशन में ये बीमारी, जो कि दिल की नसों में ब्लॉकेज वाली बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के नाम से हम उसे जानते हैं, वो 1 दशक पहले आ जाती है। यानी कि अगर ये प्रॉब्लम वेस्ट में 50 ईयर्स की एज पे आती है तो इंडियन पॉपुलेशन में 40 ईयर्स की एज पे आ जाती है। तो ऑल्दो इट इज कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि इसमें हमारा इसमें कोई इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम वेरियस कंडीशंस के बारे में जाने तो आज की तारीख में द मोस्ट लीथल यानी कि सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि हार्ट अटैक का होना। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हमने देखा है कि हार्ट अटैक की एज धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, यानी कि गिर रही है। पहले इस बीमारी को माना जाता था कि अगर कोई 60 ईयर्स या उसके ऊपर है तो ही उसे हार्ट अटैक हो सकता है, बट हमने पिछले 2 दशकों में देखा है कि एवरेज एज हार्ट अटैक की 50-40, और आजकल हम देखते हैं कि लोग जो इवन इन देयर अर्ली और लेट 30s, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण ये उठता है कि आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के कारण एक्चुअली नहीं बदले हैं, जो हार्ट अटैक के मुख्य 4 कारण होते हैं, शुगर, बीपी, स्मोकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल। ये 4 मुख्य कारण होते हैं जिसे हम मेजर रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबेसिटी, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स। तो इस और आपका बढ़ती हुई एज एंड योर मेल जेंडर एज कंपेयर टू फीमेल। लोगों की डाइटरी हैबिट्स पुअर हो रही है, जिसके चलते ओबेसिटी बढ़ रही है, और ओबेसिटी के बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल, शुगर का इंसिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो देखी गई है पिछले कुछ सालों में, वो है पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के प्रति इनर्शिया। यानी कि आज की तारीख में अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपका शुगर या बीपी या कोलेस्ट्रॉल ये ज्यादा है और इसकी दवाई आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट उसको कंटिन्यू नहीं करता है एंड दे वांट सम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिससे कि वो चीजें क्योर हो जाए। बट आमतौर पे वी नो कि शुगर या बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ यूजुअली लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट इनर्शिया है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बिकॉज लोग अपने रिस्क फैक्टर्स को अनकंट्रोल छोड़ देते हैं, ये मानते हुए कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे या दवाइयों को जिंदगी भर लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। डॉक्टर राजेश शर्मा, क्या आप हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर के बारे में डिटेल में बता सकते हैं जो इंडिया में कॉमन है? देखिए, जब हम हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी या वजन का बढ़ जाना, डायबिटीज या शुगर का अधिक होना, बीपी या ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना। ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमेशा से कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स रहे हैं। उसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें समझना होगा, कि जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर हार्ट डिजीज, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो जेनेटिकली डिटरमिन करता है कि आपके अंदर हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क अधिक है। उसके अलावा कुछ लोगों को जेनेटिकली हाइपर कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, तो वो लोग भी रिस्क फैक्टर होता है उनके लिए। उसके अलावा आजकल के ज़माने में साइको सोशल जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे कि एंग्जाइटी
या फिर स्ट्रेस फैक्टर्स, या फिर एक आइसोलेटेड या सोशली कट डाउन लाइफस्टाइल होना। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमेशा से एक रिस्क फैक्टर रहा है, जो कि अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि ओबेसिटी भी आती है, डायबिटीज भी आता है, हाइपरटेंशन भी आता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो उसके लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये सब जो कारण है, इन पे हमें नजर रखनी होगी, और ये आप रेगुलरली अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास सुपरविजन में रहकर आप इन चीजों पे नजर रख सकते हैं और उनको कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर नित्यानंद, क्या आप हार्ट प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं जो आम तौर पर पहचान में नहीं आते हैं, और साथ ही उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताएं? यूजुअली हार्ट सिम्टम्स जो पहचान में नहीं आते हैं, हमें स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे जिनका एज 70-75 ईयर्स से ज़्यादा है। उनमें चेस्ट पेन नहीं होता है। कभी कभी उनमें सिर्फ बिहेवियरल चेंजेज होते हैं, जैसे जो लोग यूजुअली शांत एंड कंपोज्ड रहते हैं वो एग्रेसिव हो जाएं, या जो लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं यूजुअली वो शांत हो जाएं, या अचानक सांस फूलना उनका स्टार्ट हो जाए, या फिर उनको चक्कर आने लगे, जिसको हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं कमजोरी की वजह से चक्कर ना हो रहा हो, या कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो सडनली बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि बहुत इनफ्रिक्वेंट हैं, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा ये रहता है कि बाकी एजेज में भी यूजुअली जो एक पर्टिकुलर टाइप का हार्ट अटैक होता है, जिसको इन्फीरियर वाले में ही कहते हैं, उसमें लोगों को यूजुअली बर्प्स आते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, तो लोगों को लगता है कि उनको शायद गैस हो गया है, तो गैस की दवाई लेते हैं और ऐसे नाइट निकल जाती है। और काफ़ी लोगों के ऐसे ही कुछ एक सिम्टम्स हैं, जैसे हम जब चलते हैं तो सांस फूलती है, या अनयूजुअल थकावट होती है, ये भी हार्ट का एक सिम्टम है। और कभी-कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा चल रहे हैं, हमारी सांस फूल रही है या थकावट हो रही है, शायद हमको कमज़ोरी आ गई है। एक्चुअली वो कमज़ोरी नहीं है, वो इनफैक्ट आपको एंजाइना हो रहा है या कुछ और सिम्टम है, जिसके लिए कि दिखाना ज़रूरी है। तीसरा, हाथ-पैर में सूजन या पर्टिकुलरली पैरों में सूजन जो आती है, वो भी हार्ट की प्रॉब्लम का सिम्टम है। रात में कुछ लोग सोते हैं तो 2-3 घंटे बाद नींद खुल जाती है, जाग कर के बैठना पड़ता है, लंबा साँस लेना पड़ता है, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर सो पाते हैं। ऐसे लोगों को यूजुअली नॉक्टर्नल डिस्निया हो रहा है, और वो हार्ट फेलियर का सिम्पटम है, और ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए इमीडिएटली। डॉक्टर आशीष, किसी भी हार्ट डिजीज के डिटेक्शन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना अहम रोल प्ले करता है, और इसे करने का सही समय क्या होता है? अगर हम हार्ट के डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, या फिर एक ईसीजी, एक कार्डियक इमेजिंग जिसे हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर देयर आर अदर टेस्ट जो कि एंजियोग्राफी। बट हर पेशेंट में हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं, एज डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी सेड, कि अगर ये सिम्टम्स यानी कि चलने से छाती में दर्द आना, या बैठे बैठे छाती में दबाव या भारीपन आना, चलने से सांस फूलना, पूरे शरीर में या हाथ पैरों में सूजन आना, या स्पेसिफिकली सीधा लेटने से या सो जाने के बाद सांस फूलना, ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं, तो ऑब्वियसली उसे बेसिक टेस्ट यानी कि ईसीजी, एको तो आपका कराना ही चाहिए। अभी किसी भी पेशेंट को स्ट्रेस टेस्ट को सब्जेक्ट करने के लिए उसकी बेसलाइन क्लिनिकल कंडीशन देखनी होती है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड मार्कर्स होते हैं, पेशेंट को अपनी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चेक कराना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी किसी को शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या स्पेशली आजकल हम कहते हैं अगर कोई पेशेंट स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहता है, यानी कि जिमिंग वगैरह करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक कार्डियक इवैल्यूएशन बिफोर एंगेजिंग इन स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करा लेने में थोड़ी-सी सेफ्टी ऐड हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी पेशेंट की फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी यंग एज पे, यानी कि फीमेल को लेस देन 65 और मेल को लेस देन 55 ईयर्स पर हार्ट अटैक होता है, तो उस सिचुएशन में भी पेशेंट को अपने कार्डियक टेस्ट एक बार इवेल्युएट करा लेने चाहिए। डॉक्टर राजेश, हार्ट डिजीज का समय रहते पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं? देखिए, सबसे अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट है या इस तरीके के सिम्टम्स हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए इवैल्यूएशन के लिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर केसेस में एक इलेबोरेट हिस्ट्री जो पेशेंट की सिम्टम्स की जिस तरीके से वो बताता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसी से ये क्लियर हो जाता है कि उसको हार्ट डिजीज होने की संभावना है या नहीं है।
हाँ, जहाँ पे हमें कुछ डाउट है या फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, फिर ऐसा जैसा कि डॉक्टर आशीष ने बताया कि उन केसेस में हम फर्दर फिर टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि ईसीजी, इको या स्ट्रेस टेस्ट ये सब रूटीन में हम कराए जाते हैं, या फिर अगर हम कार्डियक बायोमार्कर की बात करते हैं तो ट्रोपोनिन या क्रेटिनिन काइनेज वगैरह ये टेस्ट भी हम करा सकते हैं। उसके अलावा आजकल कार्डियक सीटी या कार्डियक एमआरआई जैसे टेस्ट भी उपलब्ध हैं। जहाँ पे हाई सस्पिशन है या हमें मालूम ही है कि ये कंफर्म हो चुका है टेस्ट के थ्रू कि इसमें ब्लॉकेज की संभावना है, तो ऐसे केसेस में फिर हम कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं, जिससे कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की जा सकती है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, यानी कि मरीज को जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, तो इन सब का भी हमें साथ साथ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। किडनी के फंक्शन पे भी नजर रखनी पड़ेगी, ताकि इन चीजों का भी साथ साथ इलाज किया जा सके, क्योंकि ये सारी चीजें टोटलिटी में ही हमें ठीक करनी होंगी, तभी सिम्टोमोलॉजी भी इम्प्रूव होगी और फर्दर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी पेशेंट। डॉक्टर नित्यानंद, ये सवाल आपसे है, आप सीपीआर के इंपॉर्टेंस और इसके फंडामेंटल स्टेप्स के बारे में बताएं। सीपीआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे जान बचती है। यूजुअली सीपीआर हम तभी करते हैं जब हार्ट की एक्टिविटी रुक जाए। पेशेंट बेहोश होता है, आपको एक बार चेक करना है कि पेशेंट सांस तो नहीं ले रहा है, पेशेंट की पल्स तो नहीं है। पल्स चेक करने के लिए हमारा एडम्स एप्पल है यहाँ पे, उसके बगल में आप अगर हाथ ले जाएं और प्रेस करें तो आपको एक पल्स मिलती है। अगर पल्स चेक करते हैं पल्स नहीं है तो फिर आप सीपीआर इमीडिएट स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि अगर ब्रेन को 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो सीपीआर के लिए ज़रूरी है कि जो आप चेस्ट है, चेस्ट के बीच में अपना हाथ रखें, हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख करके हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और अपने इसको पंजे को ऊपर उठा दें ताकि रिब ना ब्रेक हो, और आपके हील से इससे चेस्ट को प्रेस करें सेंटर में, जिससे मिनिमम 5 सेंटीमीटर प्रेस होना चाहिए ताकि ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो पाए। अगर ऐसा करते हैं 1 मिनट में 80 बार, तो इससे ब्रेन का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है। सीपीआर करते समय एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। उस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सीपीआर से नहीं ठीक होता है, उसको कार्डियोवर्ट करना पड़ता है, मतलब बिजली का झटका देना पड़ता है। तो यूजुअली बिजली का झटका देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डिफिब्रिलेटर कार्डियोवर्टर बोलते हैं, वो हॉस्पिटल्स में ही होता है। आजकल एईडी डिवाइसेज हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि नॉर्मल हर जगह होना चाहिए, जो कि पब्लिक प्लेसेज हैं, और विदेशों में ऐसा एडवांस कंट्रीज में हर जगह है, जिससे कि हम डिफिब्रिलेट कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। टू समराइज, सीपीआर लाइफ सेविंग प्रोसेस है और इसको सबको सीखना चाहिए कि ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, ये सीपीआर कैसे करते हैं। सीपीआर के लिए जैसे मैंने दिखाया था, हाथ के उंगली को ऊपर उठा करके हाथ के पाम से, मतलब फ्लैट से रिब को नीचे वाले सेंट्रल चेस्ट को प्रेस करना है। प्रेस इतना करना है ताकि वो 5 सेंटीमीटर डिप्रेस हो, और ऐसे 60 to 80 टाइम्स पर मिनट करते रहना है जब तक कि हेल्प ना मिल जाए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर आशीष आपसे है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है और इसमें सीपीआर कब देना होता है? ये एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन है आम पब्लिक में। उनको लगता है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ या हार्ट फेलियर, ये हम मेडिकल साइंस में ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं। मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में बताऊंगा, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है व्हेन द हार्ट बिकम स्टैंड, मतलब जब हार्ट रुक जाता है, जब हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, जब हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल कॉमन पाथवे है, मतलब अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से, पेशेंट ऑब्वियसली जब हार्ट रुक जाएगा तो पेशेंट की मौत हो जाएगी। तो कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल कॉमन पाथवे है इस पूरे सर्कल में। कार्डियक अरेस्ट के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक एक है, हार्ट फेलियर अलग है। लोगों को लगता है कि हार्ट फेल हो गया मतलब पेशेंट का हार्ट नहीं चल रहा, जबकि हार्ट फेलियर को हम डिफाइन करते हैं कि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, यानी कि हार्ट अपनी जरूरत के, बॉडी की जरूरत के हिसाब से हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है या उससे कम ब्लड को पंप करता है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। यानी कि अगर कार्डियक आउटपुट करीब 2.5-3 लीटर होना चाहिए तो हार्ट
ब्लड को कम पंप कर पा रहा है, या फिर उस ब्लड को पंप तो कर पा रहा है लेकिन एट अ मोर फिलिंग प्रेशर, जिससे कि लंग्स में कंजेशन होता है। दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमने बात की हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक जो होता है, ये दिल का दौरा पड़ना जिसे हम कहते हैं, ये जब होता है, हार्ट के अंदर 3 वेसल्स होती हैं जिसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। अगर उन वेसल्स में से किसी एक वेसल में अचानक से खून का थक्का बनने से वहाँ ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, उसे कहते हैं हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक एक एक्यूट इवेंट है। हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर हो सकता है, और हार्ट फेलियर होने के बाद पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि डॉक्टर नित्यानंद ने बताया, सीपीआर हम जब करते हैं जब पेशेंट का हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के कारण हो सकता है या हार्ट फेलियर के कारण भी हो सकता है, बट हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में सीपीआर नहीं दिया जाता। सीपीआर जब दिया जाता है जब पेशेंट का हार्ट रुक जाता है, यानी कि स्टैंड स्टिल हो जाता है। डॉक्टर राजेश, ये सवाल आपसे है, हार्ट डिजीज के लिए दवाओं के प्रभाव और पेशेंट को होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कार्डियक पेशेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो पेशेंट है, वो अपनी दवाइयाँ रेगुलरली ले। जैसा कि डॉक्टर आशीष ने और डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत विस्तार में इन चीज़ों को बताया कि क्यों ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। इसमें हमें ये देखना होगा कि जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर हों, यानी कि गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी हमें फॉलो करनी है उसके लिए। इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन होती हैं जो कार्डियक पेशेंट को दी जाती हैं, जिसमें कुछ कॉमनली जिनको हम ब्लड थिनर कहते हैं, एंटी प्लेटलेट थेरेपी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए या फर्दर प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ थेरेपीज देते हैं जिनको कॉमनली हम स्टैटिन्स बोलते हैं। उसके अलावा हार्ट को सपोर्ट करने के लिए या रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ और डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन देते हैं, जिनमें कि बीटा ब्लॉकर्स या रास ब्लॉकर्स या आजकल SGLT2 इनिबिटर्स, इस तरीके के डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन हैं जो कि सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। और वो फर्दर अलॉन्ग विद जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो एडवाइस की जाती हैं, जिसमें कि डाइटरी एडवाइस है और एक्सरसाइज रिलेटेड रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं, उनके साथ मिलकर ये जो मेडिकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पेशेंट की जो बाकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे अगर मरीज को शुगर है या बीपी है या थायराइड है, वो भी हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हैं तो वो कंडीशन को एक्सैजरबेट कर सकती हैं और दोबारा कार्डियक इवेंट होने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को दवाइयों की इम्पोर्टेंस विस्तार में समझाई जाए और ये बताया जाए कि ये दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं, कि ये ना केवल उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगी, बल्कि साथ साथ ये फर्दर इवेंट्स को होने से भी रोकेंगी। डॉक्टर नित्यानंद, क्या आप एंजियोप्लास्टी जैसे लेस इन्वेसिव प्रोसीजर के फायदे और रिस्क के बारे में बता सकते हैं? बेसिकली हार्ट अटैक या हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है उसको रिमूव करने का 2 प्रोसेस हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको हम चौड़ा कर दें और दोबारा कोलैप्स न कर जाए, इसलिए कोई एक सपोर्ट लगा दें, जैसे कि स्टेंट लगा दें, ताकि वो दोबारा कोलैप्स न करे आर्टरी और उसके हीलिंग भी बेटर हो, ताकि दोबारा ब्लॉकेज ना आए। या दूसरा हो सकता है जैसे कि हम बाईपास कर दें। बाईपास का मतलब है जैसे रोड का बाईपास होता है, कहीं जाम लगता है तो आप रोड के जाम के पहले से और जाम के बाद तक एक नया रोड बना देते हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट कार्डियोलॉजी में भी है, जो बाईपास सर्जरी हम बोलते हैं। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो कुछ एक जगह पे जहाँ पे एंजियोप्लास्टी एडवांटेजेस है, क्योंकि ये लेस इन्वेजिव है, पेशेंट तीसरे दिन घर चला जाता है और इमीडिएटली अपना काम भी रिज्यूम कर सकता है। जिनके तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं, मिड में ब्लॉकेज हैं, उनमें भी एंजियोप्लास्टी संभव है। इनफैक्ट वो बाईपास सर्जरी के बराबर ही है। जिनमें 1 या 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, उनके लिए स्टेंट ही एप्रोप्रिएट है रादर देन बाईपास सर्जरी। ऐसे पेशेंट्स जिनका लेफ्ट जो लेफ्ट साइड की मेन आर्टरी होती है, उसके आगे जाके अगर ब्लॉकेज है, या LAD और LCX, ये 2 बड़ी आर्टरीज होती है, इनके शुरुआत में ब्लॉकेज है, उनके लिए बाईपास सर्जरी बेनिफिशियल होता है, पर्टिकुलरली अगर वो डायबिटिक हैं तो। अदरवाइज एंजियोप्लास्टी एक लेस इन्वेसिव प्रोसीजर है और ये चाहे आप बाईपास के लिए जाते हैं या स्टेंट के लिए जाते हैं, दैट इज एंजियोप्लास्टी के लिए जाते हैं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, इक्वल हैं। हम जो अगर बोलें कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के टर्म्स में। दूसरा
ये है कि नाइदर एंजियोप्लास्टी, मतलब कि न तो एंजियोप्लास्टी न तो बाईपास सर्जरी, दोनों ही इस बीमारी के लिए क्यूरेटिव प्रोसीजर नहीं है। मतलब इसको अगर आपने करा लिया तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गए, दोबारा ब्लॉकेज आने की फिर भी चांसेज रहते हैं। तो इसलिए दवाई खाना और परहेज से रहना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसीजर्स परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस बीमारी का। इसलिए प्रोसीजर जो लेस इन्वेजिव हो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि मोर इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक CABG। तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको कि डिजिटल लेफ्ट मेन बाइफर्केशन बोलते हैं, या डिफ्यूज डिजीज है जिसमें कि बहुत सारे स्टेंट लग जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अदरवाइज सबके लिए स्टेंट दैट इज एंजियोप्लास्टी बेटर है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उसे कहते हैं जो हार्ट अटैक के इमीडिएटली बात करते हैं, एंड इनफैक्ट जितना जल्दी करें लाइफ उतना ज़्यादा बचती है। तो हार्ट अटैक के केस में चाहे वो ST सेगमेंट एलिवेशन MI हो या नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI हो, पर्टिकुलर 2 टाइप के MI जो होते हैं उनमें, जिसमें ऑनगोइंग चेस्ट पेन है, उसमें एंजियोप्लास्टी बेस्ट ऑप्शन है और इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए, उससे जान बचती है लोग। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़े कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।